हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज से हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का EVS 1, जिसका फर्स्ट चैप्टर है अवर अर्थ एंड अवर सोलर सिस्टम। ये जो चैप्टर है बच्चों, वो किसके बारे में बताया हुआ है? अर्थ के बारे में। और सोलर सिस्टम, अर्थ क्या है? जहाँ पर हम रहते हैं। और सोलर सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे हमारे सारे प्लैनेट, सन सब वहां पर होते हैं। तो अब हम इसको एक बार पूरी अच्छी तरह से इस लेसन को हम समझेंगे कि इस लेसन में क्या क्या बताया गया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर से कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अवर अर्थ एंड अवर सोलर सिस्टम। फर्स्ट क्या है? व्हेन वी लुक अप फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड वी सी द स्काई। जब हम एक ओपन ग्राउंड से हम ऊपर की तरफ देखते तो हमको क्या दिखाई देता है? हमको दिखता है स्काई। इन अ क्लियर नाइट स्काई वी कैन सी मैनी स्टार्स। जब बारिश का मौसम नहीं होता है, क्लाउड्स नहीं होते हैं, मतलब क्लाउड्स, डार्क क्लाउड्स नहीं होते हैं, तो क्लियर रहता है, तो हमको क्या दिखाई देते हैं? वहां पर बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं। स्टार्स मतलब क्या होते हैं? तारे। तारे हमको स्काई पर दिखते हैं। दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। जो वो सितारे हैं, वो जो स्टार्स है, वो क्या है? हमारे यहाँ से बहुत, अर्थ से बहुत 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 दूर है। सम स्टार्स आर प्रोमिनेंट वाइल सम आर टाइनी एंड फेंट। कुछ जो स्टार्स होते हैं वो बड़े होते हैं और बहुत चमकदार होते हैं। कुछ क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं और फेंट होते हैं, मतलब उनमें रोशनी थोड़ी कम होती है। इफ वी टुक एट देम केयरफुली वी फाइंड दैट मैनी ऑफ देम ट्विंकल बट सम डू नॉट। अगर हम उनको अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे तो हमको क्या पता चलेगा कि कुछ उसमें जो स्टार्स है बहुत सारे, वो क्या करते हैं? ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं। बट जो है बाकी के जो है तारे, वो नहीं चमकते, जो नहीं टिमटिमाते हैं। वो तारे टिमटिमाते हैं ना आकाश में, तो कुछ तारे, बहुत सारे जो तारे होते हैं वो तो टिमटिमाते हैं, और कुछ तारे ऐसे भी होते हैं जो आकाश में नहीं टिमटिमाते। The sun and the moon are comparatively close to the earth. अभी बहुत सारे स्टार्स हमने देखा, तो जो इसमें से जो सन है और मून है वो हमारी अर्थ से क्या है? क्लोज है, मतलब क्या है? नजदीक है बाकी तारों के कंपेयर में। सो वी कैन सी देयर राउंड शेप्स क्लियरली। इसके लिए हमको सन भी अच्छी तरह से दिखाई देता है, और जो मून है रात को, वो भी हमको दिखाई देता है। The sun, the moon and the stars, the planets, etc. are all known as heavenly bodies. जो sun है, moon है, stars है, planets है, इन सबको मिलाकर क्या बनता है? हमारा heavenly bodies। यानी कि sun, moon, stars और planets को हम क्या बोलते हैं? heavenly bodies। क्या बोलते हैं बच्चों? heavenly bodies। Now observe the sky on 2 clear nights. अब एक दो क्लियर नाइट्स को स्काई ना ऑब्जर्व करो। जैसे कि आपने एक दिन मंडे को कर लिया, तो नेक्स्ट हम संडे को हम स्काई है उसको ऑब्जर्व करेंगे। कीपिंग अ गैप ऑफ अबाउट अ वीक। एक वीक का उसमें क्या करना है? डिफरेंस रखना है बिटवीन देम। बेस योर ऑब्जर्वेशन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब देखो तुमने जो क्या क्या देखा, आप लोगों ने जो उसमें क्या डिफरेंस हुआ, तो दोनों को हमको क्या करना है? नोट करना है। द ब्राइटनेस ऑफ द हेवनली बॉडीज। क्या दोनों हर दिन वो जो हेवनली बॉडीज है, यानी जो सन मून जो है, की ब्राइटनेस सेम थी। वेदर दे ट्विंकल, क्या वो हमेशा ट्विंकल किए, सेम ट्विंकल किए। दे कलर एंड साइज, उनके जो कलर है, उनका जो साइज है वो क्या है? सेम है। चेंजेस इन देयर पोजीशन, क्या उनका पोजीशन चेंज हुआ कि सेम हुआ। ऑन बोथ नाइट्स draw a picture of illuminated portion of the moon and note how it changes from day to day. अब जो हम मून की को पिक्चर देख बनानी है कि हर जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है, इल्यूमिनेटेड पोर्शन यानी कि जो पोर्शन चमक रहा था, उस पोर्शन के हमको उसमें बताना है कि वो कैसा था, कितना था। तो क्या होता है? एक दिन हमारा, समझो आज ये हमारा फुल मून है, फिर उसके बाद में हमारा मून है वो कैसे दिखाई देगा? वो हमको गिब्बस मून की तरफ दिखाई देगा, हमको ऐसे ज्यादा दिखाई देगा। फिर दूसरे दिन हमको मून कैसा दिखाई देगा? फिर हाफ दिखाई देगा। कभी हमारा मून का शेप है वो ऐसा हो जाएगा। तो मून हमको हर दिन सेम दिखाई देता है? नहीं, वो मून है वो हमेशा हमारा चेंज होता रहता है। डिपेंड्स ऑन द डे।
हर दिन उसका जो शेप है वो चेंज होता है। सेम हमको कभी भी मून स्काई पे नहीं दिखाई देता। आप भी कभी जाकर देखो स्काई पर, तो आज कैसा सन है, सॉरी मून है, फिर कल का मून कैसा है, फिर नेक्स्ट डे का मून कैसा है, सबका शेप आप ऑब्जर्व करो, आपको मालूम पड़ेगा कि मून का जो शेप है वो हर दिन सेम नहीं होता। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। स्टार्स, द हेवनली बॉडीज दैट ट्विंकल आर कॉल्ड स्टार्स। जो हेवनली बॉडीज ट्विंकल करती है उसको क्या बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं। हेवनली बॉडीज जो ट्विंकल करती है, जो टिमटिमाती है, उसको स्टार्स बोलते हैं। स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, और स्टार्स के पास में अपनी खुद की लाइट होती है। उनको किसी दूसरे की लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, उनके पास में खुद की ही लाइट होती है। द सन इज अ स्टार। अब जो हमारा सन है वो भी क्या है बच्चों? वो भी एक स्टार है, वो भी एक सितारा है। इट इज क्लोजर टू अस देन एनी ऑफ अदर स्टार्स। बाकी भी बहुत सारी स्टार्स है ना स्काई पे, लेकिन वो सब स्काई से जो सन है वो हमारे अर्थ के बहुत ही क्लोज में है, बहुत ही नजदीक में है। हेंस इट अपीयर्स बिग एंड ब्रिलियंट। इसीलिए वो हमको क्या दिखाई देता है? बड़ा और चमकदार दिखाई देता है, क्योंकि बाकी चीजें तो बहुत दूर है। जो जितनी चीजें हम जितनी दूर से देखेंगे वो उतना ही हमको छोटा दिखाई देगा। और जो सन है वो हमारे अर्थ के थोड़े कंपैरेटिवली बाकी स्टार से नजदीक है, तो इसलिए वो हमको बड़ा भी दिखाई देता है और चमकदार भी दिखाई देता है। In its bright light during the day we cannot see other stars। और दिन में उसकी सन की रोशनी होती है वो इतनी ब्राइट होती है कि बाकी के जो स्टार्स हैं वो हमको दिखाई ही नहीं देते। स्टार्स हमको कभी दिन में दिखाई दिए हैं? नहीं ना। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि सन की रोशनी इतनी ब्राइट होती है, कि सन की लाइट इतनी ब्राइट होती है कि उसमें हमको बाकी के जो स्टार्स है ना उसकी लाइट स्टार्स हमको दिखाई ही नहीं देते। और जब सन सेट हो जाते हैं उसके बाद में हमको स्टार्स है वो दिखाई देते हैं। रात को ही दिखाई देते हैं ना हमको, कभी दिन में हमने स्टार्स देखे हैं क्या? नहीं ना। वो इसी वजह से हमको स्टार्स है रात को दिखाई नहीं देते। ना प्लैनेट्स, अभी हम जो अर्थ में रहते हैं बच्चों, अर्थ भी क्या है? एक प्लैनेट ही है। क्या है? एक अर्थ प्लैनेट है। अब यहाँ पर कितने प्लैनेट्स होते हैं टोटली देयर आर 8 प्लैनेट्स। पहले कितने प्लैनेट्स होते थे? पहले 9 प्लैनेट्स होते थे। जब हमने पढ़ाई की थी तब कितने प्लैनेट्स थे? 9 थे। अब उन्होंने क्या किया, एक जो लास्ट प्लैनेट था उसको क्या बोल दिया कि वो प्लैनेट कैसा है? ड्वार्फ प्लैनेट है। अभी ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो अभी कितने प्लैनेट्स है? एट प्रेजेंट हमारे पास में 8 प्लैनेट्स है। जो एक उसमें एक प्लैनेट कौन सा है? अर्थ, जिस पर हम रहते हैं। Now the heavenly bodies that do not twinkle are called planets। जो heavenly bodies जो ट्विंकल नहीं करते हैं वो क्या होते हैं? प्लैनेट्स होते हैं। क्योंकि सन के पास में तो क्या होती है? अपनी ओन लाइट होती है, बट प्लैनेट्स के पास में अपनी ओन लाइट नहीं होती है। प्लैनेट्स को लाइट कहाँ से मिलती है बच्चों? प्लैनेट्स को लाइट स्टार्स से मिलती है। प्लैनेट्स के पास में खुद की लाइट नहीं होती है। प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। उसके पास में अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। दे गेट लाइट फ्रॉम द स्टार्स। वो कहाँ से लाइट लेते हैं? स्टार्स से लाइट लेते हैं। उनको स्टार्स से लाइट है वो मिलती है। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड अ स्टार इवन एज दे रोटेट अराउंड देमसेल्व्स। जो प्लैनेट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं? स्टार्स के चारों तरफ घूमते हैं, और चारों तरफ घूमते हैं तब वो अपना रोटेट भी करते हैं। देखो बच्चों, अब जैसे ये एक सन है, ये हमारा क्या है? सन भी हमने बोला स्टार है। अब ये जो देखो अर्थ हमारा क्या है? प्लैनेट है। ये हमारा अर्थ है। जो अर्थ है ना ये वो सन के चारों तरफ घूमेगा, ऐसे गोल 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 चारों तरफ वो करेगा। उसको क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। जो अर्थ है ना वो सन के चारों तरफ जब घूमता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। देखो अभी जैसे ये पेंसिल है, समझो ये जो मेरी पेंसिल है वो अर्थ है। अर्थ अभी ऐसे ऐसे घूम रही है, तो अर्थ जब ऐसे घूमती है ना तो वो अपने भी चारों तरफ घूमती है। ऐसे 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 गोल गोल घूमती है, खुद के तरफ चारों तरफ गोल गोल घूमते घूमते वो कहाँ पर जाती है? सन के भी चारों तरफ घूमती है।
खुद के भी चारों तरफ घूमती है और सन के भी चारों तरफ घूमती है। जब वो खुद के चारों तरफ घूमती है ना तो हम उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन। और जब वो खुद सन के चारों तरफ घूमती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। आया समझ में बच्चों? अब जैसे हमारे दिन और रात होते हैं, डे और नाइट होते हैं, तो डे और नाइट किसकी वजह से होते हैं, डे और नाइट रोटेशन की वजह से ही होते हैं, क्योंकि जो अर्थ है वो अपने भी चारों तरफ गोल गोल घूमती है। अगर अर्थ रोटेट नहीं करती तो बच्चों दिन और रात भी नहीं होते थे। ओके, आया समझ में बच्चों रिवॉल्यूशन और रोटेशन क्या होता है? तो जो प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड स्टार, प्लैनेट्स होते हैं, सारे प्लैनेट्स, खाली अर्थ ही नहीं, सारे प्लैनेट्स, जितने प्लैनेट्स हैं हमारे 8 प्लैनेट्स है, तो 8 प्लैनेट्स अर्थ स्टार्स के चारों तरफ घूमती है। और जब चारों तरफ घूमती है तो अपने भी चारों तरफ घूमती है, रोटेट करती है। ओके, नाउ द सोलर सिस्टम। नाउ व्हाट इज द सोलर सिस्टम? अवर अर्थ इज अ प्लेनेट। हमने अभी पढ़ा कि हमारा अर्थ है वो क्या है, प्लेनेट है। इट गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन। हमारी जो अर्थ को लाइट है वो कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है, क्योंकि प्लेनेट के पास में अपनी ओन लाइट तो होती नहीं है। और स्टार्स, सन क्या है, स्टार है, और स्टार के पास में अपनी ओन लाइट होती है, तो जो स्टार है वो प्लेनेट को अपनी लाइट देता है। इट मूव्स अराउंड द सन। जो प्लैनेट, अभी मैंने आपको क्या बताया, जो प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं, तो हमारी जो अर्थ है वो भी सन के चारों तरफ घूमती है, रिवॉल्यूशन। इट्स मूवमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। अभी मैंने बताया ना कि जो सभी प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। क्या बोलते हैं बच्चों, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। Besides Earth, there are 7 other planets that revolve around the sun. अब इनकी अर्थ के अलावा और कितने प्लैनेट्स हैं, 7 प्लैनेट्स और है। टोटल 8 प्लैनेट्स है ना, तो सन के अलावा और कितने बचेंगे, 7। वो भी प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं। तो दे आर मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। वो क्या क्या है नाम उनके, मार्स, सबसे पहला सन के नजदीक में कौन से है, मर्क्यूरी, फिर कौन सा आता है, वीनस, देन मार्स, फिर थर्ड नंबर पे हमारा अर्थ आता है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब आपको इसी को इस ऑर्डर में याद करना है, तो आप कैसे याद करोगे, आप इसको किस तरह से याद रख सकते हो बच्चों? My very excellent mother just served us noodles. आप लोग ये सेंटेंस ध्यान में रखो, आपको सारे 8 प्लैनेट्स है वो लर्न हो जाएंगे इन ऑर्डर। माई फॉर मर्क्यूरी, दिस एम इज फॉर मर्क्यूरी, दिस वी इज फॉर वीनस, दिस ई इज फॉर व्हाट, अर्थ, दिस एम इज फॉर व्हाट, बताओ, मार्स। ये जो फर्स्ट एम है वो क्या है, मर्क्यूरी है, और नेक्स्ट जो एम है वो क्या है, मार्स। जे फॉर जुपिटर, एस इज फॉर सैटर्न, यू इज फॉर यूरेनस एंड एन इज फॉर नेपट्यून। तो हो गए ना हमारे 8 प्लैनेट्स। आप लोग ये याद रखोगे तो आपके पूरे 8 प्लैनेट्स है वो ध्यान में रहेंगे। माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, वो भी हमको ऑर्डर में लर्न रहेंगे। ओके बच्चों, नाउ एवरी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलोंग अ स्पेसिफिक पाथ। अब इसमें हमने बताया आपको कितने प्लैनेट्स होते हैं, 8 प्लैनेट्स होते हैं। तो 8 के 8 जो प्लैनेट्स होते हैं ना, उनका क्या होता है, अपना एक पाथ होता है। पाथ मतलब एक खुद का एक वे होता है, एक रास्ता होता है, वो उसी रास्ते में घूमते हैं, उसी रोड पे घूमेंगे, वो कहीं और आगे पीछे नहीं। उनका एक परफेक्ट वे होता है, एक स्पेसिफिक पाथ होता है, उसी स्पेसिफिक पाथ पे वो सन के चारों तरफ घूमते हैं। और वो दिस पाथ इज नोन एज दैट प्लैनेट्स ऑर्बिट। और उस प्लैनेट को हम पाथ को हम क्या बोलते हैं, वो प्लैनेट का क्या है, वो ऑर्बिट है। The sun, which is a star, and the planets that revolve around it are together called the solar system. तो सोलर सिस्टम में क्या आ गया, द सन एक हमारा स्टार है,
एंड द प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड इट, और जो प्लैनेट्स उसके चारों तरफ घूमते हैं उन सबको टुगेदर मतलब एक साथ में हम क्या बोलते हैं, सोलार सिस्टम। बिसाइड्स द प्लैनेट द सोलार सिस्टम आल्सो इंक्लूड्स वेरियस अदर हेवनली बॉडीज। सिर्फ प्लैनेट और सन ही नहीं होते, कुछ उसमें और भी क्या होते हैं, हेवनली बॉडीज होते हैं, जो सब मिलकर हमारा बनता है सोलार सिस्टम। और वो अभी अदर हेवनली बॉडीज क्या होते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। तो अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलार सिस्टम, सबसे पहला क्या दिया है बच्चों, सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होते हैं, सम हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट। अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो प्लैनेट होता है वो सन के चारों तरफ घूमता है, और कुछ प्लैनेट कुछ ऐसे जो होते हैं, जो अभी हमारा अर्थ है ना, वो अर्थ के चारों तरफ घूमेगा। किसके तरफ घूमेगा बच्चों, अर्थ के चारों तरफ घूमेगा। जो अर्थ के चारों तरफ जो हेवनली बॉडीज घूमता है उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। देखो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमता है, और जो सैटेलाइट होता है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, और जो अर्थ के चारों तरफ घूमता है उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। ओके बच्चों, समझ में आया। तो अर्थ के चारों तरफ हमारे कौन घूमता है मून। तो मून है जो अर्थ का क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। उसको हम नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं क्योंकि उसको हमने नहीं बनाया है, वो नेचर ने ही बनाया है। तो वो क्या है, हमारा नेचुरल सैटेलाइट। तो मून क्या है हमारा बच्चों, नेचुरल सैटेलाइट। ओके, तो सम हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स, दीज आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। उनको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स टू गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन, क्योंकि सैटेलाइट्स के पास में भी अपनी लाइट नहीं होती प्लैनेट्स की जैसे। जैसे प्लैनेट्स है अपनी लाइट कहाँ से लेता है, सन से लेता है। तो सैटेलाइट भी अपनी लाइट से बच्चों वो कहाँ से लेता है, हाँ सन से लेता है, स्टार से लेता है। वी सी द मून एट नाइट, हम रात को हमको मून दिखाई देता है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। अभी मैंने बताया जो सैटेलाइट होते हैं वो प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं। तो मून है वो हमारे अर्थ का सैटेलाइट है, तो मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है। हेंस इट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, अर्थ का सैटेलाइट। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलार सिस्टम हैव सैटेलाइट्स। जो भी प्लैनेट्स है ना, हमने भी नाम पढ़े कौन कौन से, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ये जो सारे प्लैनेट्स हैं उसमें से बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके पास में अपने सैटेलाइट्स होते हैं, और कुछ कुछ तो प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके पास में मोर देन वन सैटेलाइट भी होते हैं। बट हमारे अर्थ के पास में ओनली वन सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट एक ही है। द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन along with their satellite। जो प्लैनेट्स है अर्थ के सन के चारों तरफ घूमती है अपने सैटेलाइट्स के साथ साथ ना। बच्चे मैंने बताया था ड्वार्फ प्लैनेट, क्योंकि जब हमने पढ़ा था तब क्या था 9 प्लैनेट्स थे, फिर बाद में 8 प्लैनेट्स हो गए, क्योंकि 9th जो प्लैनेट था ना कौन सा था, प्लूटो था। उसको क्या बाद में डिक्लेयर किया कि वो ड्वार्फ प्लैनेट है। ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं बच्चे, वो बहुत छोटे होते हैं। जो हेवनली बॉडीज कहते हैं कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बट वो भी सन के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं साइज में। इसके लिए उनको क्या बोलते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। वो प्लैनेट्स की तरफ उस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते। तो प्लूटो जो हमारा एक प्लैनेट था उसको भी बाद में उन्होंने क्या बता दिया, ड्वार्फ प्लैनेट। ओके बच्चों, देयर आर सम स्मॉलर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, they are called dwarf planet. Of these the most well known is Pluto। सबसे ज्यादा वेल नोन ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है, प्लूटो। अभी जो मैंने आपको बताया, ड्वार्फ प्लैनेट्स रिवॉल्व इंडिपेंडेंटली अराउंड द सन। ड्वार्फ प्लैनेट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली ही सन के चारों तरफ घूमते हैं, उनके पास में कुछ भी सैटेलाइट्स वगैरह नहीं होते। दे हैव एन ऑर्बिट ऑफ देयर ओन, पर उनके पास में अपना ऑर्बिट होता है, अपना एक पाथ होता है। अगर बच्चों उनके पास में प्लैनेट्स के पास में अपना एक स्पेसिफिक पाथ नहीं होगा,
स्पेसिफिक ऑर्बिट नहीं होगा तो क्या होगा, वो सारी प्लैनेट से एक दूसरे से टकराते टकराते चलेंगे ना, चल ही नहीं पाएंगे प्रॉपर वे में, कभी यहाँ पर कभी वहां पर, ऐसे कोई रास्ता तो उनका पर्टिकुलर है नहीं, स्पेसिफिक उनका पाथ नहीं है। तो इसीलिए उनके पास में एक स्पेसिफिक पाथ होता है ताकि वो एक दूसरे से क्लैश नहीं होते। और वो एक स्पेसिफिक पाथ भी किसकी वजह से होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसकी वजह से उनके पास में एक स्पेसिफिक पाथ होता है। नाउ एस्टेरॉइड्स, बिटवीन द प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर देयर इज अ बैंड ऑफ न्यूमरस स्मॉल हेवनली बॉडीज। अभी मार्स और जो जुपिटर है ना बच्चों, उनके बीच में क्या है, बहुत सारे क्या है, छोटे छोटे हेवनली बॉडीज होते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम, एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। किसके बीच में होता है वो, मार्स और जुपिटर। देखो बच्चों, ये हमारा मार्स है, ये हमारा मार्स है, ये जो प्लेनेट है हमारा ये क्या है, मार्स है। और ये हमारा क्या है, जुपिटर। ये देखो ये वाले, ये हमारा मार्स है और ये हमारा क्या है, जुपिटर। ये हमारा जुपिटर है, ये हमारा मार्स है। उसके बीच में देखो ये आपको दिखाई दे रहे हैं व्हाइट व्हाइट डॉट्स के जैसे, ये सब क्या है, एस्टेरॉइड्स है। उसके मार्स के और मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो छोटे 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 हेवनली बॉडीज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। एस्टेरॉइड्स आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। जो एस्टेरॉइड्स होते हैं ना, वो भी सन के चारों तरफ घूमते हैं। नाउ कंपेयर टू द सन, अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम आर मच स्मॉलर। जो सन के कंपेयर में बाकी के जो हेवनली बॉडीज होते हैं ना सोलर सिस्टम में, वो उनसे बहुत छोटे होते हैं, मच स्मॉलर। द मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। जो मून है ना, वो सबसे नजदीक है किसके, अर्थ के। दैट इज वाई इट अपीयर्स टू बी सो बिग ऑल्दो इट इज एक्चुअली वेरी मच स्मॉलर देन द सन। लेकिन वो हमारी अर्थ के बहुत नजदीक है ना, इसलिए वो हमको सन, मून है वो बच्चों दिखाई देता है क्योंकि नजदीक है। नहीं तो वो कंपेयर में, अगर सन से हम कंपेयर करेंगे मून को, तो मून बहुत 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 छोटा है। अगर वो दूर होता है ना तो हमको दिखाई भी नहीं देता था, लेकिन वो हमारी अर्थ के बहुत क्लोज है ना, नजदीक है, इसलिए वो हमको दिखाई देता है ना। डायग्राम ऑफ द सोलर सिस्टम, यहाँ पे जो हमने बताया ना, ये क्या है, डायग्राम है ये सोलर सिस्टम का। इसमें सन भी है, प्लैनेट्स भी है और बाकी के जो एस्टेरॉइड्स है वो भी है, एंड ड्वार्फ प्लैनेट इज ऑल्सो देयर। The diagram of the solar system is given below. In it you see the sun in the center. sun हमारा क्या है बच्चों, इसमें सेंटर में है ना। सन हमारा क्या है, यहाँ पर सेंटर में है। The heavenly bodies that revolve around earth and their orbits. ये जो बाकी की क्या है, ये heavenly bodies है, ये सारे हमारे planets है, वो सन के चारों तरफ घूमते हैं। देखो अभी सबका अपना एक एक अलग अलग एक पर्टिकुलर पाथ होता है, उसी पाथ पे वो घूमते हैं। जैसे जुपिटर का ये, सैटर्न का ये, सबका अपना अपना, यूरेनस का, नेपट्यून का, सबका अपना अपना एक वो स्पेसिफिक पाथ होता है जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। The planets, satellites, dwarf planets and the asteroids are all parts of the solar system. देखो अभी हम इसमें क्या क्या है, प्लैनेट्स हैं। अभी देखो सैटेलाइट्स भी ना, इस पिक्चर में तो हमको सिर्फ एक अर्थ का ही सैटेलाइट बताया है, बाकी सारे प्लैनेट्स के भी सैटेलाइट्स होते हैं, वो होते हैं तो प्लैनेट, सैटेलाइट, ड्वार्फ प्लैनेट। देखो यहाँ पर प्लूटो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्या है, ये प्लूटो, ये ड्वार्फ प्लैनेट है। और ये हमारे क्या है बच्चों, एस्टेरॉइड्स है ना। तो ये पूरा हमारा बनके क्या बनता है, सोलर सिस्टम। अब इसके बाद में हमको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये क्वेश्चंस है ना जो अभी हमने किए ना पीछे, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस है। तो आप अपने आप इसके आंसर्स लिख सकते हो। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसके आंसर्स उसमें दे दूंगी। बट ये बहुत ईजी है, सबको आंसर्स इसके इजीली मिल जाएंगे। तो अब हम जाते हैं ग्रेविटी। अभी देखो बच्चों, ग्रेविटी क्या होता है, अगर मैं कोई भी चीज ऊपर की से फेंकूंगी तो क्या होता है, वो मेरे नीचे की तरफ ही आएगी। तो क्या होता है उसमें, अर्थ जो है हमारा उस चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसीलिए उसको क्या है, उसको क्या बोलते हैं, उसमें एक फोर्स है वो एग्जर्ट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। अगर मैंने कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी तो क्या वो आकाश में कहीं गुम हो जाएगी, नहीं ना, वो वापस से नीचे तो आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि जो हमारा अर्थ है उसके पास में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
क्या है बच्चों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो अपनी तरफ उस चीजों को खींचता है, वो अपनी उसको फोर्स को एक्सर्ट करता है और हम अपनी तरफ उस चीज को खींचता है। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रेविटी बोलते हैं। ऑल हेवनली बॉडीज, सब हमारे अर्थ के पास में नहीं, सारे प्लैनेट्स के पास में होता है। वो क्या होता है? हमारे पास में नहीं, सिर्फ अर्थ के पास ही नहीं, सारी प्लैनेट्स के पास में वो होती है। ऑल हेवनली बॉडीज एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अ पुल ऑन वन अनदर। वो अपनी तरफ क्या करते हैं? खींचते हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। द सन एक्सर्ट्स अ ग्रेविटेशनल पुल on all planets, whereas the tendency of the planet is to move away from the sun. अभी सन के पास में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है ना? तो वो क्या करेगा? उसको ना क्या करेगा? पुल करेगा, बाकी जो प्लैनेट्स हो गए हैं उनको अपनी तरफ पुल करेगा। और प्लैनेट्स के पास में भी तो अपनी पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जो प्लैनेट है वो भी सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो सन है वो प्लैनेट्स को अट्रैक्ट करता है और जो प्लैनेट्स है वो सन को अट्रैक्ट करता है। तो वो दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो लेकिन सन, इसके लिए क्या होता है? जो सन है जो उसके पास में ये जो बाकी के प्लैनेट्स है वो सन के नजदीक में नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि नहीं, अगर खाली सन के पास में ही होता और प्लैनेट्स के पास में नहीं होता तो सारे प्लैनेट्स है वो तो सन के पास में चले जाते थे। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है, प्लैनेट्स के पास में भी अपना अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो भी अपनी तरफ खींचते हैं। इसीलिए दोनों अपनी अपनी जगह पर बराबर से रहते हैं और अपना उनका फिक्स्ड पाथ होता है। मैंने बताया था ना, ऑर्बिट उनका एक फिक्स्ड पाथ होता है। किसकी वजह से होता है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है। As a result of these two forces, a planet keeps revolving around the sun at a fixed distance in a fixed orbit. अभी मैंने बताया ना आपको, इसकी वजह से ही क्या होता है? planet keeps revolving around the sun. प्लैनेट्स है वो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं फिक्स्ड डिस्टेंस में। वो उनकी ज्यादा नजदीक भी नहीं जाता और दूर भी नहीं जाता, उनका फिक्स्ड डिस्टेंस होता है। उसी डिस्टेंस में उन लोग घूमते रहते हैं, अब जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट होता है, फिक्स्ड रास्ता रहता है। इन सम वे सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड देयर प्लैनेट्स। और उसी तरह से जो सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं, क्योंकि उनके पास में भी क्या होता है बच्चों? अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स उनके पास में भी होता है। जब दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और दोनों को अपनी तरफ खींचते हैं तो वो कोई भी उसमें जितना नहीं, मतलब कोई भी उसको यहाँ अपनी तरफ नहीं खींच पाता है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर रहते हैं, कोई आगे नहीं जाता, कोई पीछे नहीं जाता। तो सबका अपना अपना एक फिक्स्ड प्लेस होता है। वो किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है। ओके बच्चों, ना देखो आगे दिया है, इन विच डायरेक्शन डू दिस थिंग्स फॉल। अगर लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स अगर झाड़ से गिरेंगे तो वो कहाँ गिरेंगे? नीचे ही गिरेंगे। रॉक्स दैट कम लूज फ्रॉम अ हिल स्लाइड, कभी कभी हिल स्लाइड होता है ना, हिल रहते हैं, जो पहाड़ होते हैं वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वो कहाँ आते हैं? नीचे की तरफ ही आते हैं। रेन आएगी ऊपर से स्काई से तो वो कहाँ आती है? अभी हम लोग देख ही रहे हैं कहाँ आती है, वो अर्थ में नीचे ही आती है। Now due to Earth's gravity, all things on the Earth remain on it. क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से सारी चीजें कहाँ पर आती है? अर्थ पर ही आती है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो पता नहीं, अगर मैं ऊपर नीचे से बॉल ऊपर फेंकती तो वो बॉल कहाँ स्पेस में चली जाती थी, मुझे पास वापस आती ही नहीं थी। बट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो बॉल है वो मेरे पास वापस आ जाएगी। इवन इफ वी थ्रो समथिंग अपवर्ड विथ अ ग्रेट फोर्स, इट फाइनली फॉल्स डाउन टू द ग्राउंड। बहुत फोर्स के साथ भी हम नीचे से ऊपर की तरफ चीज फेंकेंगे तो वो वापस से हमको नीचे ही आएगी। ओके, अभी क्या न्यू वर्ड दिया है? स्पेस। स्पेस मतलब क्या होता है बच्चों? खाली जगह। क्या होता है? खाली जगह होता है। तो जो ना यहाँ पे क्या होता है, स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच के दूर बाद में बहुत बड़ी जो चीज जगह खाली रहती है, इसको हम बोलते हैं स्पेस। Now people have always been curious about the heavenly bodies in the sky. People लोगों को हमेशा से क्यूरियस थे, बहुत जिज्ञासु थे कि हेवनली बॉडीज कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं ऐसे। They always wanted to reach them. वो चाहते थे कि हम वहां पर जाकर पहुंचे, वहां पर देखें। However, to send some objects from Earth into space.
और कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो उन लोगों को कहाँ पर भेजना होता था, स्पेस में भेजना होता था। इट मस्ट बी गिवन पावर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि वो क्या है, अभी हमारे पास में क्या है, हमने बताया ग्रेविटी होती है, तो वो जो भी चीजें जाती थी वो किसके अगेंस्ट में जाएगी, ग्रेविटी के अगेंस्ट में ही जाएगी ना, क्योंकि ग्रेविटी तो अपनी तरफ खींचेगी और हेवनली बॉडीज की तरफ जाने के लिए हमको अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो जो अर्थ की ग्रेविटी है उससे अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ही किसी चीज को हम ऊपर की तरफ जा पाएंगे, क्योंकि हमको उसके साथ बहुत एनर्जी चाहिए रहेगी। रॉकेट टेक्नोलॉजी और स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर दैट पर्पस। उसी चीज के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं बच्चों, रॉकेट टेक्नोलॉजी और स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ताकि हम किसी आकाश में, स्पेस में यहाँ से कुछ भेज सके। देखो बच्चों, अभी यहाँ पे हमको बताया इंडियन स्पेस मिशन चंद्रयान था, तो 22 अक्टूबर 2008 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक क्या किया, एक स्पेस क्राफ्ट भेजा। कहाँ पर भेजा, मून पर। उस मिशन को क्या बोला गया, चंद्रयान। चंद्र पे चांद पे गया था ना, इसलिए चंद्रयान 1 फर्स्ट टाइम गया था, तो 1। नाउ मंगलयान इज अनदर इम्पोर्टेंट इंडियन स्पेस मिशन। इट इज नोन एज MOM और मार्स ऑर्बिट मिशन। और मंगलयान गया उसके बाद में, कब गया था वो, 2013 में। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 5 नवंबर 2013। इट गॉट established in an orbit around the planet Mars on 24 सितंबर 2014। तो सोचो बच्चों कितना टाइम लगा, नवंबर 2013 में गया था और वहां पर पहुंचा सितंबर 2014 में। इसरो अचीव्ड दिस फीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, और इसरो ने ये जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पहुंच लिया था। इसरो क्या है, हमारा इंडिया क्या है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बोथ दीज मिशंस आर अनमैन्ड, और दोनों में जो मिशंस थे वहां पर उनके साथ में कोई भी मैन नहीं था, यानी कि सिर्फ उनके जो यान थे वही गए थे, मैन उनके साथ में नहीं था। दैट इज देयर वर नो पीपल ऑन बोर्ड दिस स्पेसक्राफ्ट। उस स्पेसक्राफ्ट में कोई पीपल नहीं थे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन इज अ डीपर स्टडी ऑफ द मून एंड मार्स। अब वो वहां पर क्यों भेजे थे, ताकि मून और मार्स के बारे में उन लोग और ज्यादा जानकारी पता कर सके, इसीलिए भेजा था। अब मैंने आपको बताया कि रॉकेट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसके लिए, क्योंकि जब अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में कोई काम कर रहा है तो हम लोग को ज्यादा पावर होगा, तभी तो जैसे टग ऑफ वॉर है, टग ऑफ वॉर में जिसके पास में ज्यादा एनर्जी होगी वही उसको अपनी तरफ खींच सकेगा ना। अगर दोनों में इक्वल होगी तो दोनों में से कोई नहीं जा पाएगा, तो वैसे ही उसको उसके अगेंस्ट में जाना है, तो ज्यादा एनर्जी होगी तो ही वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन। Very powerful rockets are used to send a spacecraft into space. स्पेस में जो स्पेसक्राफ्ट भेजते थे तो उसके लिए क्या यूज करते थे, बहुत ही पावरफुल रॉकेट्स इन लोग यूज करते थे। बिकॉज जो रॉकेट्स होते थे, जो स्पेसक्राफ्ट होते थे, वो छोटे मोटे तो नहीं होते थे। उनके जो स्पेसक्राफ्ट के जो वजन होता था, कितना होता था, उनका वजन टन्स में होता था। कितना होता था, टन्स में होता था। तो छोटे से फ्यूल से, छोटे सी एनर्जी से तो वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो उनके कितना चाहिए था, ट्रेमेंडस क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज बर्न्ड। बहुत 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 ज्यादा क्वांटिटी ऑफ फ्यूल लोग बर्न करते थे, ताकि वो जो रॉकेट्स है, जो स्पेस क्राफ्ट है, वो कहाँ तक पहुंच जाए, क्योंकि स्पेस में पहुंच जाए, क्योंकि दे वर वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल force. In the 20th century, a few countries of the world developed space technology and sent hundreds of spacecraft into space. 20th सेंचुरीज में कुछ कंट्रीज लोगों ने वर्ल्ड डेवलप्ड स्पेस टेक्नोलॉजी, उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप की और स्पेस क्राफ्ट है वो स्पेस में भेजा। उसमें हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो भी क्या है, बहुत वेल नोन है, क्योंकि हमारी कंट्री का जो टेक्नोलॉजी था वो बहुत ही अच्छा था। Some spacecraft remain in space, some are brought back to Earth, while some land on other planets or satellites. अब जो स्पेसक्राफ्ट जो जाते थे, वो स्पेसक्राफ्ट है ना, वो कुछ तो हमारे अर्थ में वापस आ जाते थे, कुछ है वो कहाँ पर, वहीं पर स्पेस में ही रहते थे, और कुछ जो ऐसे स्पेसक्राफ्ट होते थे वो क्या करते थे, दूसरे जो प्लैनेट्स है वहां पर लैंड करते थे।
इन सम मिशन साइंटिस्ट ऑल्सो ट्रेवल्ड इन स्पेस क्राफ्ट, और कुछ कुछ ऐसे मिशन होते थे जिसमें जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी स्पेस क्राफ्ट में बैठकर स्पेस में जाते थे। जैसे अभी अपना चंद्रयान और मंगलयान वो कैसा था, वो अनमैन्ड था, वहाँ उसमें साथ में कोई भी मैन था वो नहीं गया था। बट कुछ ऐसे होते हैं जिसमें जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी साथ में जाते हैं, और जो साइंटिस्ट स्पेस में जाते हैं हम उनको क्या बोलते हैं बच्चों, एस्ट्रोनॉट्स। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट्स। और जो अपना इंडिया का जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट था जो स्पेस में गया था वो कौन था, राकेश शर्मा। कौन था बच्चों, वो राकेश शर्मा। देखो आपको यहाँ पे इसकी पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये क्या है, वो राकेश शर्मा became the first Indian astronaut to go into space in 1984। राकेश शर्मा 1984 में कहाँ पर गए थे, स्पेस में गए थे, और he became the first Indian astronaut to go in space। He spent 8 days on a space station for joint mission of the ISRO and the Soviet Intercosmos। वो वहाँ पर कितने दिन रहे, 8 डेज रहे। कितने दिन रहे बच्चों, 8 डेज वो वहां पर ही स्पेस में रहे। जब वो स्पेस में गए थे वो क्या था, एक जॉइंट मिशन था जिसको अपनी इंडिया ने और सोवियत संघ ने साथ में मिलकर किया था। इसरो ने और सोवियत इंटरकॉस्मोस, इन दोनों ने जॉइंट मिशन किया था जिसमें राकेश शर्मा है वो इंडिया के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे जो स्पेस में गए थे। सीइंग इंडिया फ्रॉम स्पेस ही सेड दैट इट लुक्ड सारे जहां से अच्छा। और जब स्पेस से उन्होंने इंडिया को देखा तो उन्होंने क्या कहा कि सारे जहां से अच्छा, यानी कि जो हमारा इंडिया है वो क्या है, सारे जहां से अच्छा है। नाउ फाइंड आउट मोर अबाउट द वर्क ऑफ कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स, एस्ट्रोनॉट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। अभी जो कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ये भी कौन है, इंडियन ओरिजिन के एस्ट्रोनॉट्स है। कल्पना चावला तो जब वापस से स्पेस से जो आ रही थी तो वो स्पेस क्राफ्ट वो क्रैश हो गया था एंड शी डाइड ओवर देयर। एंड सुनीता विलियम्स है वो भी वहां पर 6 मंथ स्पेंड कर आई थी। ये दोनों इंडियन ओरिजिन के एस्ट्रोनॉट्स है, उनके बारे में आप लोग और इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, मैन मेड सैटेलाइट्स। अभी हमने सैटेलाइट्स पढ़ा था कि हर प्लेनेट के बाद पास में क्या होता है, अपना खुद का एक सैटेलाइट्स होते हैं। वो क्या होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, और कुछ सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं जिनको मैन ने बनाया दिया, मैन मेड सैटेलाइट्स। मैन मेड सैटेलाइट्स प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, मेकिंग मैप्स एंड सर्चिंग फॉर वाटर एंड मिनरल वेल्थ ऑन द अर्थ। मैन मेड जो सैटेलाइट्स होते हैं वो इन्वायरमेंट के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, वेदर फोरकास्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर टेली कम्युनिकेशन। जब हम फोन पे बातें करते हैं, मोबाइल्स में बातें करते हैं, उसके लिए भी हमको सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। तो वो कौन से सैटेलाइट्स होते हैं, दे आर ऑल मैन मेड सैटेलाइट्स। दे आर पुट इन टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। वो उन लोग क्या करते हैं, जो अर्थ का ऑर्बिट होता है ना, जो फिक्स्ड स्पेसिफिक पाथ होता है, वहां पर जाके उनको फिक्स कर देते हैं। दे कैन रिमेन इन स्पेस फॉर मैनी ईयर्स। और वहां ही पर जाकर वो रहते हैं बहुत बहुत सालों के लिए, वो वहीं पे फिक्स्ड हो जाते हैं। तो हमने ये चैप्टर में बच्चों क्या क्या पढ़ा, व्हाट वी हैव लर्न्ड, द सन इज ए स्टार, ऑल द अदर बॉडीज इन द सोलर सिस्टम गेट लाइट फ्रॉम द सन। हमने पढ़ा कि सन क्या है, एक स्टार है। बाकी के जो बॉडीज होते हैं सोलर सिस्टम के, जैसे कि कौन कौन से होते हैं, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, ये सबको लाइट कहाँ से मिलती है, सन से, क्योंकि सन के पास में अपनी ओन लाइट होती है, बाकी लोगों के पास में अपनी लाइट नहीं होती। फिर हमने क्या पढ़ा, द सन एंड द प्लैनेट्स, देयर सैटेलाइट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड द एस्टेरॉइड्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन are together called the solar system। सन, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, ड्वार्फ प्लैनेट, एस्टेरॉइड सबको मिलाकर हम क्या बनता है, हमारा सोलर सिस्टम। थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन ऑन इट ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब जो अर्थ में जो थिंग्स है, चीजें होती है, वो रहती है क्यों, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। हमने पढ़ा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर हमने पढ़ा टू ट्रेवल इन स्पेस
द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स हैज टू बी ओवरकम। अगर जब हमको स्पेस में जाना है तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को हमको क्या करना पड़ेगा, बीट करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी हम स्पेस में जा सकते हैं, क्योंकि वी आर वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। रॉकेट टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस टू डू दैट। और जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है वो हमको इस चीज में हेल्प करता है, स्पेस में स्पेसक्राफ्ट को भेजने में। ओके बच्चों, तो जो इसके साथ ही हमने EVS 1 का फर्स्ट चैप्टर अवर अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम हमने फिनिश कर दिया। आई होप आपको ये चैप्टर है लेसन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से करना और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, कीप वॉचिंग वंदना's ट्यूटोरियल।